गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपना टॉपिक चल रहा था सूर्य ताप ऊष्मा बजट, इंसोलेशन एंड हीट बजट। आज अपनी क्लास नंबर 8 होगी, जिसके अंदर अपने कंप्लीट कर चुके हैं सूर्य ताप इंसोलेशन के बारे में। ये टॉपिक पूरा हो चुका है, लेकिन एक बच्चे का डाउट था कि सर सूर्य ताप को यानी ढाल कैसे प्रभावित करता है। इस ढाल के बारे में थोड़ा सा आपने देखते हैं, यानी स्लोप है, जो स्लोप कैसे इफेक्ट करता है। उसके बाद आज कंप्लीट टॉपिक कर देंगे। ये अपना जो उष्मा बजट बचा है, ये आज पूरा टॉपिक हो जाएगा। देखो ढाल कैसे प्रभावित करता है, कौन सा, सूर्य ताप को। देखिए बच्चों, मैंने बताया था ये अपने मान लेते हैं क्या, इक्वेटर लाइन, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, ये अपनी भूमध्य रेखा होगी। और ये मान लिया अपनों ने उच्च अक्षांश मान ली। उच्च अक्षांश के क्या है, माउंटेन। कौन से अक्षांश के, उच्च अक्षांश, यानी हाई लैटिट्यूड एरिया है, हाई लैटिट्यूड एरिया। और ये भी कैसे है, हाई लैटिट्यूड एरिया। उच्च अक्षांशों की बात करते हैं, उच्च अक्षांश। उच्च अक्षांश के ये माउंटेन है, और ये उच्च अक्षांश के ये भी क्या है, माउंटेन है, पर्वत है। ढाल कैसे प्रभावित करता है, और ये वाला जो पीरियड बीचे वाला है, ये क्या है, इसको बोलते हैं अपने मध्य अक्षांश के बारे में बोलेंगे। ये उच्च अक्षांश और ये उच्च अक्षांश। ढाल कैसे प्रभावित करता है तो सूर्य ताप को। अगर अपनी इस प्रकार से मान लिए जाए, ये इस प्रकार से मान लो, डायरेक्शन मान लो इसको, ये नॉर्थ, ये साउथ और ईस्ट, और ये कौन सी, वेस्ट डायरेक्शन, उत्तर दक्षिण पूर्व और कौन सा, पश्चिम। यहां पर भी इस प्रकार से मान लीजिए, उत्तर दक्षिण और पूर्व और कौन सा, पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अपने को इस बात का पता है कि सनराइज कहां पर होगा, ईस्ट के अंदर होगा। ये जो सन निकलेगा कहां पर निकलेगा, पूर्व में। तो सर्वाधिक गर्मी कहां पर होगी, पूर्व दिशा से जब सनराइज होगा। तो सन की रेडिएशन जो उच्च अक्षांश है, ये हाई लैटिट्यूड एरिया, इस पर जो पड़ेगी किरणें, इस वाले पार्ट पर ज्यादा इंसिडेंट होगी, ऊपर ना पहुंचकर, यानी जो फुट ऑफ द माउंटेन हो गया, यानी हिमालय का, हिमालय नहीं, आपने बात करें जो माउंटेन होगा उसका जो फुट होगा, उसके अंदर क्या पड़ेगी, ज्यादा रेडिएशन पड़ेगी। तो इस वाले पार्ट के कौन थे, दक्षिणी पूर्वी भाग पर, दक्षिणी पूर्वी भाग पर। और यहां पर देख लीजिए, यहां पर जो सोलर रेडिएशन पड़ेगा कौन से भाग पर पड़ेगा, आपने कहेंगे नॉर्थन ईस्टर्न भाग के अंदर, उत्तरी पूर्वी भाग पर। जो उच्च अक्षांशों पर पहले क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है, यानी हाई लैटिट्यूड के एरिया ऑलरेडी यहाँ पर सन का रेडिएशन तो बहुत लो पहुंचेगा, और लो पहुंचेगा तो यहाँ पर पहले क्या होगी, सर्दी होगी। तो मानव बस्तियां बसाने की बात करते हैं, तो जो नॉर्थन हेमोस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध के जितने भी क्या होंगे, पर्वत होंगे, इन पर्वतों पर मानव बस्तियां कहां बसाई जाएगी, इस वाले हिस्से के अंदर। कहां पर, दक्षिणी पूर्वी भाग में। दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या बसाई जाएगी, बस्तियां। क्यों, क्योंकि हाई लैटिट्यूड एरिया, ठंड ज्यादा है, ठंड से बचने के लिए ये मानव बस्तियां दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर बसाएंगी। कैसे, अपने दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, साउथर्न हेमोस्फीयर, यहां पर मानव बस्तियां कहां बसाई जाएगी, उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में। क्योंकि माउंटेन पर ठंड ज्यादा होगी, तो ठंड से बचने के लिए जो मानव बस्तियां बसेगी कौन से भाग के अंदर, उत्तरी पूर्वी भाग। आपने लिख लेते हैं यहाँ पर, नॉर्थन ईस्टर्न हेमोस्फीयर, हेमिस्फीयर, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में नॉर्थन हेमोस्फीयर में ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट, मानव जो बस्ती हैं, मानव बस्तियां पर्वतों के किस भाग में, यानी जो पर्वत है उसके किस भाग में, आपने कहेंगे दक्षिणी पूर्वी भाग में, साउथर्न ईस्टर्न पार्ट के अंदर, या दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर बसाई जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, उत्तरी गोलार्ध में कौन कौन से यहाँ पर माउंटेन आएंगे, माउंटेन आ जाएंगे, रोकीस माउंटेन, रोकीस, रोकीस, रोकी पर्वत। और रॉकी कहां पर है, आपने कहेंगे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, रॉकीज माउंटेन, आल्प्स,
आल्पस, अपलेशियन, अपलेशियन, ये सारे के सारे इन पर्वतों के कोण पे दक्षिणी पूर्वी भाग पर सारी की सारी मानव बस्तियां बसाई जाएगी। इसी प्रकार अपने दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं साउदर्न हेमोस्फीयर, हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध जो ह्यूमन सेटलमेंट होगा, मानव जो बस्तियां बसाई जाएगी, मानव बस्तियां, मानव बस्तियां जो बसाई जाएगी कौन से भाग के अंदर, यहां पर देख के बताओ, नॉर्थन ईस्टर्न, उत्तरी पूर्वी भाग में, नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट, उत्तरी पूर्वी भाग में, उत्तरी पूर्वी भाग में ये मानव बस्ती यहाँ बसाई जाएगी। तो माउंटेन आपको पता ही कौन कौन से एग्जाम्पल के तौर पर एंडीज, कौन सा, एंडीज माउंटेन, कौन सा माउंटेन, एंडीज पर्वतमाला जो अपने दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, साउथ अमेरिका महाद्वीप में, और यहाँ पर जो मानव बस्तियां बसेगी कहाँ पर बसेगी, अपने उत्तरी पूर्वी भाग में। ये जो मध्य वाला जो एरिया बच गया इनको बोलेंगे अपने मिडल एरिया, मध्य अक्षांश वाला एरिया। और मध्य अक्षांश में अपने जो अपने भारत, पाकिस्तान, इस्तांबुल वगैरह ये सारे सारे कंट्री इसी पार्ट के अंदर रहते हैं। अब देखिए थोड़ा सा सन की रेडिएशन जो पार्ट आई इस वाले पार्ट के अंदर क्या आ जाएगी, सीधी आएगी, यानी वर्टिकल साइन करेगा इस वाले पार्ट के अंदर। सन क्या करेगा, वर्टिकल साइन, यहाँ पर तो टिल्टेड हो जाएगी, सारी सारी किरणें मुड़ जाएंगी यानी तिरछी हो जाएंगी, इस वाले पार्ट पर ज्यादा सन का रेडिएशन क्या होगा, हाई होगा। अब यहाँ पर कोई भी पर्वत है, ये वाला जो पर्वत, इस पर्वत के इस वाले पार्ट में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो सारा दिन सूर्य यहाँ पर चमक रहा है तो इस वाले पार्ट में टेम्परेचर हाई होगा। इस तापमान से बचने के लिए यहाँ पर मानव बस्तियां बसाई जाएगी इस वाले पार्ट में, कौन से भाग में, अपने कहेंगे पश्चिमी भाग में सारी सारी मानव बस्तियां बसाई जाएगी। आपने कहा सर यहाँ पर तो आप पूर्वी भाग में बसा रहे हो और इस वाले पार्ट में के अंदर पश्चिमी भाग में क्यों बसा रहे हो, देखो यहाँ कारण है, ऊंचे अक्षांश है, ऊंचे अक्षांशों पर क्या होती है, ठंड ज्यादा होती है, यानी जो ये वाले एरिया है इन वाले एरिया पर ठंड क्या होगी, ज्यादा होगी। ये वाले पार्ट में सूर्य ज्यादा चमकता है तो इस वाले पार्ट में गर्मी ज्यादा होगी। इसलिए जो मध्य अक्षांश होते हैं, मध्य अक्षांशों के कौन से भाग के अंदर, पश्चिम भाग में क्या बसाई जाएगी, मानव बस्तियां, क्योंकि पूर्वी भाग पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, इसी में यहीं पर लिख दे इस्तांबुल, इस्तांबुल हो गया, और देखें अपने बगदाद हो गया, और अपने देखें अपने पाकिस्तान हो गया। ये वाले जितने भी कंट्री हैं ये कौन से भाग में, पश्चिमी भाग में, पश्चिम भाग, यानी जो वेस्टर्न पार्ट होगा माउंटेन का उस वाले भाग पर ह्यूमन क्या करेंगे, सेटलमेंट करेंगे, मानव बस्तियां बसाएंगे, मानव बस्तियां इस भाग में बसाई जाएगी, पश्चिमी भाग में। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि ढाल कैसे प्रभावित करता है सूर्य ताप को। अब अपने आगे बढ़ते हैं, आज का अपना जो टॉपिक रहेगा ऊष्मा बजट। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो अपने भूगोल का सबसे इजी टॉपिक बचता है कौन सा, ऊष्मा बजट। आज आपको पूरा ऊष्मा बजट समझ में आ जाएगा भी सन के कितने रेडिएशन अर्थ पर आई और किस प्रकार से आउटगोइंग हुई, ये बात अपने पूरा जानेंगे किस प्रकार से इसको देखना है। देखिए ऊष्मा बजट, हीट बजट, हीट बजट किसे कहते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन,
सोलर रेज। देखो कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेज, इसे क्या बोला जाता है? ऊष्मा अपव्यय। यानी सूर्य से आने वाली तथा जाने वाली जो विकिरण की गणना करना ही क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट कहलाता है। ऊष्मा बजट। यानी सन से जितनी भी रेडिएशन आएगी, कहां पर? अर्थ सरफेस पर जितनी भी आई और जितनी भी जाएगी, इन दोनों का जो ब्यौरा आता है, इसकी गणना करना ही हमारे लिए क्या कहलाता है? ऊष्मा बजट। इन डे की कंडीशन में क्या होगा? यानी दिन की जो स्थिति होगी, दिन में क्या होगा? सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द अर्थ। दिन में क्या होगा? सूर्य की किरणें पृथ्वी पर इंसिडेंट होंगी। दिन में क्या होगा? सन की जितनी भी रेडिएशन होगी, कहां पर आई? सन, अर्थ सरफेस पर आई। सन से जितनी भी क्या होगी? डेज की कंडीशन, डेज में क्या होगा? सूर्य निकला होगा, तो सारी किरणें क्या आएगी? यहाँ पर अर्थ पर आएगी। अर्थ पर जैसे आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा? अपने को पता है क्या होगा? इंक्रीज होगा। तापमान में वृद्धि होगी। तापमान में क्या होगी? वृद्धि होगी। तापमान में वृद्धि होगी। जो सोलर रेडिएशन आएगा, सोलर रेडिएशन, सौरिक किरणें आएंगी। सौरिक किरणें किस फॉर्म में आएगी? आपने कहेंगे शॉर्ट वेव में। शॉर्ट वेव, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। यानी लघु किरणों के रूप में सारी पृथ्वी पर क्या आएगी? सोलर। तापमान बढ़ेगा और सोलर रेडिएशन किस फॉर्म में आएगी? सोलर रेडिएशन किस में? लघु किरणों के रूप में आएगी। फिर देखिए इंटेंसिटी यानी इसकी तीव्रता दिन में क्या होगी? हाई होगी। तीव्रता क्या होगा? हाई होगी। देखो टेम्परेचर, सोलर रेडिएशन की तीव्रता हाई होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो सोलर जो रेडिएशन किस फॉर्म में आई? शॉर्ट वेव्स के अंदर आई। दिन के अंदर क्या होगा? सूर्य किरणें प्राप्त करता रहेगा। सूर्य से किरणें प्राप्त होती रहेगी। कहां पर प्राप्त होती रहेगी? पृथ्वी पर। यही अपने नाइट की कंडीशन में देखिए। बच्चों से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखो दोबारा से देखो, ऊष्मा अपव्यय किसे कहते हैं? कैलकुलेशन ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, सूर्य के से आने वाली और जाने वाली किरणों की जो गणना करने क्या कहलाता है हमारे लिए? ऊष्मा अपव्यय। डे की कंडीशन में क्या होगा? सोलर रेडिएशन इंसिडेंट ऑन द अर्थ, सूर्य की किरणें कहां पर आएगी? अपनी पृथ्वी पर आएगी। पृथ्वी पर जैसे आएगी इंटेंसिटी वेरी हाई, यानी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। सोलर रेडिएशन की तीव्रता ज्यादा होगी। जैसे अर्थ पर आएगी तो टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो सोलर रेडिएशन जो आती है, सूर्य किरणें किस फॉर्म में आती है? अपने शॉर्ट वेव के अंदर आती है। इन नाइट की कंडीशन में क्या होगा? यानी जब रात की स्थिति क्या होगी? क्या होगा? अर्थ एमिट द एनर्जी, पृथ्वी क्या करेगी? पृथ्वी जितना भी देखो, जितनी भी ऊर्जा ग्रहण की थी, इसको क्या करेगी? वापस क्या करेगी? छोड़ा। एमिट माने क्या होगा? छोड़ा। यानी पृथ्वी ऊर्जा का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी। उत्सर्जन करती क्या करेगी? ऊर्जा का क्या करेगी? उत्सर्जन करेगी।
जो रेडिएशन होगा, जो रेडिएशन की फॉर्म में जाएगा, यानी जो विकिरणों के रूप में, और विकिरण कैसी विकिरण होगी, कैसी विकिरण होगी, अपने बोलेंगे पृथ्वी से जब ये टकराकर जाएगी, ये वाली जो टकराकर जा रही है, इस वाले को बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेज। ये वाली कैसी थी, सोलर वेव या टेरेस्ट्रियल वेव कह दो, ये टेरेस्ट्रियल वेव। पार्थिव विकिरणें, क्या, पार्थिव विकिरणें, टेरेस्ट्रियल वेव, टेरेस्ट्रियल वेव के फॉर्म में जाएगी। किस फॉर्म में, विकिरण जाएगी पार्थिव विकिरणों, पार्थिव विकिरणों के रूप में जाएगी, किस रूप में, पार्थिव विकिरणों। और पार्थिव विकिरण कैसे होती हैं, लॉन्ग वेव होती, कैसे होती है, लॉन्ग वेव, दीर्घ किरणें होती, कैसे होती हैं, दीर्घ किरणें। बच्चों कैसी किरणें होती हैं, ये दीर्घ किरणें होती हैं। तो रेडिएशन जितना भी जाएगा टेरेस्ट्रियल फॉर्म के रूप में और टेरेस्ट्रियल लॉन्ग के रूप में, कैसे, दीर्घ विकिरणों में। जब क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगी, उत्सर्जन छोड़ेगी, जब किरणें वापस जाएगी, कहां से, अर्थ से जाएगी, तो टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कम होने लग जाएगा। जब सोलर रेडिएशन जब आया था, इनकमिंग हुआ था, तब तो टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो गया था। जब नाइट की कंडीशन होगी, अर्थ क्या करेगी, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगी, छोड़ेगी अपने से ऊर्जा, ऊर्जा जैसे छोड़ेगी तो जो पृथ्वी का टेम्परेचर क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो इसी को जो आने वाली दिन में जितनी भी रेडिएशन आती है और रात को जितनी भी चली जाती है, इन दोनों का जो गणना करना है हमारे लिए क्या कहलाता है, ऊष्मा बजट। अब आपको बता दिया भी डे के अंदर कंडीशन क्या होगी, नाइट के अंदर कंडीशन क्या करेंगे। अब देखो इधर, बैरियर, अवरोधक का काम कौन करेगी, जितनी भी रेडिएशन आ रही है जा रही है, इनके लिए अवरोधक कौन बनेंगे, क्लाउड बने, कौन बनेंगे, बादल बनेंगे, कौन बनेंगे, बादल, बादल बनेंगे, डस्ट पार्टिकल बनेंगे, डस्ट पार्टिकल बनेंगे, और वाटर वेपर, वाटर वेपर यानी धूल कण, कौन से, धूल कण, और वाटर वेपर कौन सा, जलवाष्प, जलवाष्प। ये सारे क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे, क्या करेंगे, बैरियर का काम करेंगे, क्या करेंगे, बैरियर का, यानी आने वाली जो किरणें इनको रोकने, यानी जो अवरोधक का काम किया जाएगा, ये क्लाउड करेंगे, डस्ट पार्टिकल करेंगे, और कौन सा करेंगे, वाटर वेपर। अब देखिए बच्चों, अब ऊष्मा बजट के बारे में देखते हैं अपने। अब आपको इस बात का पता लग गया है कि डे के अंदर कंडीशन क्या होगी और नाइट के अंदर कंडीशन क्या होगी। ऊष्मा बजट के बारे में, हीट बजट के बारे में सबसे पहले किसने बताया, ट्रीवार्था ने, ट्रीवार्था नाम का जो ज्योग्राफर था, इसने क्या किया, सबसे पहले क्या बताया, हीट बजट के बारे में, ऊष्मा बजट के बारे में बताया ना। इसने माना कितनी, 100, यानी 100 किरणें, कितनी किरणें, 100 किरणें, 100 रेस के बारे में बात करेगा। ये 100 रेस किस प्रकार से अर्थ पर इंसिडेंट होगी और किस प्रकार से क्या करेगी, आउटगोइंग करेगी। कौन बता रहा है, ट्रीवार्था, पुनः ट्रीवार्था। अब ट्रीवार्था के अनुसार अपने सारा सारा हीट बजट पढ़ेंगे। आपने 100 किरणों की बात करनी है, कितने, 100 रेस की बात करेंगे, 100 किरणों की। जैसे 100 किरणें कैसे आई और इनका परावर्तन ये अंतरिक्ष में वापस कैसे लौट गई, जितनी 100 रेज आई उतनी सारी सारी क्या कर देंगे, अपने इमिट कर देंगे। किस प्रोसेस से होगा वो अपने यहां देखें, देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या गया, सन, और सन में कितनी किरणों की बात करने जा रहे हैं अपने, 100 रेज। ये अपने बना देते हैं, ये अपना सरफेस है, धरातल, ये अपना सन। सन से जितनी भी रेडिएशन आएगी,
जैसे रास्ते में एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी, बीच में क्या आ जाएंगे, क्लाउड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, क्लाउड। इन क्लाउड क्या करेंगी, ये वाली किरणों क्या कर देंगे, कुछ रिफ्लेक्शन करना है, कुछ रिफ्लेक्शन करेंगे और क्या करेंगे, कुछ एब्जॉर्ब करेंगे। जो रिफ्लेक्शन किया, ये जो क्लाउड है, बादल है, क्या है ये, बादल। ये बादल 100 किरणों में से 27 किरणों, माइनस का कर दिया मैंने, 27 किरणें क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। कितनी किरणें, 27 किरणें यहाँ से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। हीट वजह स्टार्ट हो चुका है। 100 डेज में 27 किरणों का रिफ्लेक्शन किसने कर लिया, क्लाउड ने कर दिया। क्लाउड के बाद देखेंगे ये सोलर रेडिएशन कहां पर आ गया, अपने एटमॉस्फेयर। जब यहाँ पर छोटे छोटे क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल होंगे, क्या होंगे, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण होंगे। धूल के कणों में ये क्या हो जाएगी, किरणें यहाँ पर बिखर जाएगी, क्या हो जाएगी, बिखर। यानी इसमें बात करें जो 6 किरणें, 6 किरणें या प्रतिशत लिख दो, 6 किरणों का क्या हो जाएगा, अपने कह देंगे प्रकीर्णन, प्रकीर्णन। यानी इसमें लिख दें स्कैटर्ड, स्कैटर्ड, स्कैटर्ड माने बिखरना। 6 किरणें बिखर जाएगी। 100 डेज में से देखो 27 तो क्या होगी, क्लाउड के द्वारा क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, और 6 किरणें क्या होगी, प्रकीर्णन होगी। 2 किरणों का देखो क्या होगा, ये वाले जो एरिया माउंटेन, ये माउंटेन कैसे हैं, आइस कैप है यहाँ पर, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित, हिमाच्छादित पर्वत। इसमें सीधा ले ले आइस कैप, आइस कैप माउंटेन है। यहां से किरणें आई और इस किरणों से टकराकर 2 किरणें क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो 2 किरणें कहां से टकराई से टकरा कर गई, हिमाच्छादित पर्वत, हिमाच्छादित पर्वत। देखिए ये सारी परावर्तन होगी। 100 डेज में अपनों ने बात की, 27 किरणों की क्लाउड के द्वारा, बादल के द्वारा क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो गई। 6 किरणों का क्या हो गया, स्कैटर्ड, प्रकीर्णन हो गया, और 2 किरणें किसे, हिमाच्छादित पर्वतों से टकराकर चलेगी। तो 27 और 6 कितने हो गए, 33, 33 और 2 कितने हो गए, 35। इन 35 किरणों को क्या कहा जाता है, वायुमंडल का अपने एल्बिडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, एल्बिडो। एल्बिडो क्या है, एल्बिडो का एक सीधा अर्थ है, यानी पृथ्वी पर आए बिना ही पहले उसका क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए, उसे वो क्या बोला जाता है, एल्बिडो। देखो 35 किरणें, 27, 6 और 2, 27 और 6 33 और 2 35, पृथ्वी पर आई नहीं, ये आइस कैप से टकराकर चली, यानी पृथ्वी तक इंसिडेंट हुई नहीं। तो इन 35 किरणों को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। बाद में इसको लिख लेंगे, तो मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया भी 35 किरणें क्या होगी, ये पृथ्वी का एल्बिडो कहलाती, पृथ्वी क्या कहलाती है, एल्बिडो। अब देखिए आगे, अब 35 किरणों में से क्या होगा, अब 35 किरणों में से 14 किरणें हैं। कितनी किरणें, 14 किरणें, 14 किरणें, 14 रेज, 14 किरणें क्या, वायुमंडल, वायुमंडल क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा, अवशोषण, एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब, एटमॉस्फेयर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एटमॉस्फेयर ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कितना, 14 किरणों का। तो अपने देख लेते हैं अभी कितनी बात कर ली अपने, 27 की बात ये रही, 27 के बाद 2 और 2 का 6 का प्रकीर्णन हो गया था, 6 का प्रकीर्णन और 14 किरणें ये, 14 6 20 और 7 27 और 2 29, नहीं 6 और 4 10, 2 12, 12 और 7 19, एक हंसल, 2 और 1 3 और 1 4, 49 किरणों की अपनी बात कर चुकी। कितनी, 49 किरणों की अपनी बात कर चुकी। अब 49 किरणें तो अपने यानी जितनी आई और जितनी चलेगी। अब देखो आगे बढ़ते अपने, अब 49 किरणों में से, 49 किरणों में से जो 51, ये सारा का सारा एटमॉस्फेयर में आ गया, ये वाला क्या आ गया, एटमॉस्फेयर। अब देखिए ध्यान देना,
अब इन किरणों में से 49 में से बाद में कितनी बची? 51 किरणें। 51 किरणें कहां पर आएगी? पृथ्वी पर। पृथ्वी पर कितनी आएगी? आपने कहेंगे 51 रेज। ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन में 51 किरणें कहां पर आएगी? ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर कितनी किरणें आई? 51 किरणें आकर टकराई। पृथ्वी पर कितनी किरणें आकर टकराई? 51 किरणें। 49 किरणों की बात कर चुके अपने। अब पृथ्वी पर कितनी आएगी? 51 किरणें। 49 हो चुका, उसके बाद 51 रेस के बारे में अपने देख रहा। ये पृथ्वी पर टकराकर किस प्रकार के किस फॉर्म में जाएगी वो अपने को यहां देखना है। 51 किरणों का सूर्य बजट देखना है, इसका क्या होगा। इन 51 किरणों में से देखो क्या होगा, यहां पर रिफ्लेक्शन करें अपने सारा सारा। ये अर्थ की क्या है? सरफेस। ये किरणें टकराने के बाद सीधी कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष में। सीधी कहां चली जाएगी? अंतरिक्ष। तो यहां लिख देता हूं 17 किरणें। 17 किरणें सीधी क्या जाएगी? सीधे अंतरिक्ष में। सीधे अंतरिक्ष में चली जाएगी। अब अपने एक 51 किरणों का सूर्य बजट पढ़ रहे हैं। कितना? 41 किरणों का सूर्य बजट पढ़ रहे हैं, तो 17 किरणें सीधे यूनिवर्स में चलेगी। यूनिवर्स में चलेगी। कितनी? 17 रेज। कितनी किरणें? 17 किरणें क्या चलेगी? सीधे अंतरिक्ष में चलेगी। अब 17 किरणों में से पीछे कितनी बची? देखो अब सारा सारा आपने पढ़ लेंगे इसी के अंदर। यहां पर मान लीजिए क्या है? वाटर बॉडी। ये सोलर रेडिएशन यहां पर भी इंसिडेंट होगी। कहां पर होगी? यहां पर। ये अपना 51 किरणों में से जब यहां से जब टकराएगी तो इसका क्या करेगी? इसमें किसमें खर्च होगी? वाष्पीकरण के अंदर। यहां पर लिख देते। ये वाली किरणें कितनी किरणें? 19 किरणें। 100 में से 19 रेस क्या हो जाएगी? यहां से क्या होगी? वाष्पीकरण को इवेपोराइजेशन में क्या होगी? 19 रेस खर्च हो जाएगी। कितनी? 19 रेस। अब और भी किरण आएगी तो ये क्या करेगी? यहां पर पृथ्वी पर, यानी ये जो किरणें होगी ये संवहन क्रिया के अंदर। कितने? पृथ्वी गर्म होगी जितनी एयर को जो ऊपर लेके जाएगी, यानी यहीं पर मान लो ये जो वाटर वेपर इसको जब ऊपर लेके जाएगी या संवहन क्रिया में कितनी खर्च होगी? अपने कहेंगे 9 रेज। संवहन कन्वेक्शन में कितनी किरणें? 6 किरणें यहां पर खर्च हो जाएगी। तो दोबारा देखिए, 6 नहीं 9 किरणें किसमें खर्च हो जाएगी? संवहन में। अब और देखिए जब पृथ्वी से टकराकर जब किरणें जाएगी तो इसमें से 6 किरणें, कितनी किरणें? 6 किरणें, 6 किरणें वापस क्या करेगा? वायुमंडल क्या कर लेगा? अवशोषण कर लेगा। क्या कर लेगा? अवशोषण। आपने 6 किरणों क्या कर रहे हैं? वायुमंडल अवशोषण करेगा। दोबारा देखो बच्चों, ये सारे मेरे को लगता है आप कंफ्यूजन हो गए, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी से समझना अपने बात करेंगे 100 डेज की। त्रिवार्था अकॉर्डिंग कितनी किरणें? 100 किरणें। 100 किरणों में से क्या होगी? 27 क्लाउड के द्वारा रिफ्लेक्ट होगी, 6 किरणें स्कैटर्ड होगी, परकिरणन हो गया, और उसके बाद 2 किरणें हिमाच्छादित पर्वतों से टकराकर चली, और 14 किरणें क्या होगी? वायुमंडल के द्वारा अवशोषण। ये सारे किरणें मिलाकर कितनी होगी? 49 होगी। कितनी होगी? 49। पीछे कितनी बची? 51 कहाँ आएगी? इंसिडेंट ऑन द अर्थ। पृथ्वी पर आएगी कितनी किरणें? 51 किरणें। इन 51 किरणों का अपनों को वापस से रिफ्लेक्शन करना है। कैसे रिफ्लेक्शन होगा? इन 51 किरणों में से देखिए, इन 51 किरणों में से जो पहले 17 किरणें थी, 17 रेज, 17 किरणें तो सीधी कहां चलेगी? अंतरिक्ष में चलेगी। 17 कहां चलेगी? अंतरिक्ष में चलेगी। 17 के बाद 6 किसने कर ली? वायुमंडल ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया 6 को। और 19 किरणें किसमें खर्च हो गई? अपने कहेंगे इवेपोरेशन में, वाष्पीकरण में कितनी खर्च होगी?
वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में 19 किरणें और 9 का क्या हो गया, संवहन हो गया। क्या हो गया, संवहन। अब देखें कितना हो गया, तो 9 9 18 18 6 24 24 सर 7 24 सर 7 कितनी हो गई, 31 24 नहीं 6 और 7 9 9 18 18 और 6 24 24 और 6 31 3 4 5 51 के, यानी अपनों ने पूरा पूरा बिल्कुल एचडी सही किया है कि 51 किरणें कहाँ थी, पृथ्वी पर आई थी। इन 51 किरणों को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। 49 के बारे में पहले बता चुका और 51 ये चलेगी, पृथ्वी से टकरा के नीचे नहीं। इन्हीं 51 किरणों क्या बोला जाता है, जितनी सोलर रेडिएशन आई और जितनी चलेगी इसको क्या बोलेंगे अपने ऊष्मा बजट। तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर है भी कितनी 100 रेज में से 27 क्लाउड के द्वारा चलेगी, 6 प्रकीर्णन हो गया, 2 हिमाच्छादित परतों और 16 किसने, वायुमंडल। अब अपन देखें वायुमंडल का ऊष्मा बजट थोड़ा सा रहे। ऊष्मा बजट के अंदर आपको अलग अलग पॉइंट में इसी प्रकार से लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब देख लीजिए अपने एक तो करना है एल्बिडो की बात करनी है, एक वायुमंडल का ऊष्मा बजट देख लेते हैं। वायुमंडल का ऊष्मा बजट, सिर्फ वायुमंडल की बात कर रहे हैं। एटमॉस्फेयर का अपने हीट बजट की बात है। वायुमंडल में किस प्रकार से किरणें रहेगी, सबसे पहले तो अपनी बात करें 14 किरणें क्या करी थी, सीधी क्या करी थी, वायुमंडल ने क्या किया था, अवशोषण किया था। इसका अवशोषण, जब सोलर रेडिएशन क्या आ रही थी, सीधी आ रही थी, और 6 किरणें का क्या हुआ था, जब पार्थिव किरणें जब जा रही थी, 6 किरणों का क्या, यही भी वायुमंडल ने क्या किया था, अवशोषण। वायुमंडल ने क्या किया था, अवशोषण। इसी का भी, ये कौन सी, अपने टेरेस्ट्रियल रेस थी, पार्थिव किरणें। 19 कहां रहेगी, इवेपोरेशन में, ये भी कहां रहेगी, वायुमंडल में, सॉरी वाष्पीकरण, ये भी कहां रहेगी, वायुमंडल में ही रहेगी। और संवहन क्रिया 9, ये भी कहां रहेगी, वायुमंडल में। तो वायुमंडल का हीट बजट देख लेते कितने, 9 9 18 18 और 6 24 24 और 4 28, हंसलाई 2 2 और 2 4। तो वायुमंडल का आपको ऊष्मा बजट पहुंचा जाए तो कितनी किरणें, 48 किरणें। बच्चों याद करनी है वाली बात। एटमॉस्फेयर का हीट बजट कितना है, 48। देखो 14 वायुमंडल ने सीधा जब सोलर रेडिएशन आ रही तभी इसका अवशोषण कर लिया, और 6 का वायुमंडल ने अवशोषण किया, और 19 का वाष्पीकरण किया, और 9 का क्या हो गया, समन। ये क्या है, वायुमंडल का ऊष्मा बजट कितना, 48 किरणें। कितनी है, 48 किरणें। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ता हूं। एक एल्बिडो बच गया, एल्बिडो के बारे में बात कर लेते हैं। एल्बिडो क्या चीज, एल्बिडो क्या चीज, रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर, रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर,
देखो रिफ्लेक्टेड बाय एटमोस्फियर बिफोर इंसिडेंट ऑन द अर्थ। मतलब क्या हुआ, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है एटमोस्फियर से बिफोर इंसिडेंट ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर आने से पहले। पृथ्वी पर गिरने से पहले ही क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। इसे ही क्या अपने कहेंगे, एल्बिडो कहा जाता है। इसे क्या एल्बिडो कहा जाता है। एल्बिडो कितनी यूनिट होगी, अपने कहेंगे 35 यूनिट। 35 यूनिट क्या है, एल्बिडो कितनी, 35 यूनिट। इस 35 यूनिट को अपने डिस्क्राइब कर लेते हैं। कौन कौन सी 35 यूनिट है। 35 यूनिट में से जो उन्होंने बात की थी 27 यूनिट, 27 यूनिट तो किसके द्वारा, अपने कहेंगे बादलों के द्वारा बाय क्लाउड रिफ्लेक्शन। 6 यूनिट का क्या हुआ था, अपने कहेंगे प्रकीर्णन स्कैटर्ड प्रकीर्णन हुआ था कितना, 6 यूनिट का। और 2 यूनिट का आइस कैप, हिमाच्छादित जो अपने क्या थे, पर्वत। अब एल्बिडो किसे कहा जाता है, अपने कहेंगे कितने, 35 किरणों का। डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्टेड बाय एटमॉस्फेयर बिफोर इंसिडेंट ऑन द, पृथ्वी पर आने से पहले क्या हो जाना, परावर्तन हो जाना, इसे क्या बोला जाता है, एल्बिडो। पृथ्वी पर गिरने से पहले परावर्तित हो जाना, इसे क्या कहा जाता है, एल्बिडो। कितनी यूनिट है, 35 यूनिट। 27 किसके द्वारा, बादलों के द्वारा। 6 यूनिट किसके द्वारा, प्रकीर्णन के द्वारा। और 2 यूनिट किसका, आइस कैप, यानी जो हिमाच्छादित पर्वत होंगे। तो बच्चों इसी प्रकार से इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल जो पीजी वाले बच्चे हैं वो सारे इसी प्रकार से अपने क्या नोट्स बनाते रहिए। तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि एकदम बिल्कुल डीपली से 2-3 किताबों का मिशन लेकर ही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये श्रीमान विजेंद्र सिंह नेवरी का आशीर्वाद है जो मैं इतना कुछ कर पा रहा हूँ। थैंक यू स्टूडेंट, धन्यवाद। करते रहिए इसी प्रकार से रीड आउट करते रहिए और अपने नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। थैंक यू।